हम तीन चरों के विशेष युगपत समीकरण एवं उनका हल इसके बारे में अध्ययन करेंगे। हम तीन चरों के जो युगपत समीकरण होता है उसका हल ज्ञात करेंगे। तीन चरों के जो युगपत समीकरण होता है उसको हल करने की कोई एक सामान्य विधि हमारे पास नहीं है। हम अलग अलग स्थिति के अनुसार प्रश्नों के विभिन्न प्रकार को देखते हुए उसके आधार पे उस प्रश्न को हल किया जाता है। अलग अलग स्थिति के अनुसार से उसको हल करने की जो युक्तियां हैं, जो मेथड है, वो अलग अलग है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऐसे समीकरण, तीन चर वाले ऐसे समीकरण जिसमें जब दो समीकरण एक घाती हो। पहला स्थिति में देखते हैं जब दो समीकरण एक घाती हो। इससे संबंधित सवाल पहले हम लेंगे। तीन समीकरणों में से दो समीकरण जो होंगे वो एक घाती होंगे। जो दो समीकरण होगा एक घाती होगा। इस प्रकार के समीकरणों का हल हम देखेंगे। इस प्रकार के समीकरणों का हल हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो इससे संबंधित एक सवाल मैं लेता हूं। हल कीजिए टू एक्स प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9z इज इक्वल टू 0, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इज इक्वल टू 1728, 1728। ये यहाँ पे हमारे पास ये तीन समीकरण है। इसका हमें हल ज्ञात करना है। हल का तात्पर्य चर के वह मान जो इन तीनों समीकरणों को क्या करे, संतुष्ट करे। चर का वह मान जो ये तीनों समीकरणों को क्या करे, संतुष्ट करे, वही इसका हल होगा। तो हम तीन चरों वाले समीकरण के अंतर्गत पहला जो हमारा स्थिति है वो क्या है, जब दो समीकरण एक घाती हो। आप यहाँ पे देख रहे हैं पहले समीकरण और दूसरे समीकरण ये एक घाती हैं। ये जो है एक घाती है। यहाँ x की घात एक है, यहाँ x की घात, यहाँ y की घात एक है, यहाँ पे z की घात एक है, यहाँ पे x की घात एक है, y की घात एक है, z की घात एक है। तो ये देखिए जब दो समीकरण एक घाती हो, पहले और दूसरा समीकरण हमारा एक घाती है, तो इस प्रकार के समीकरणों को हम कैसे हल करते हैं। इस समीकरण में हम एक विशेष बात और देख रहे हैं, एक विशेष चीज़ और हम देख रहे हैं कि इधर जो हमको राइट साइड में ये 0 दिया गया है। दोनों समीकरणों में इसके राइट साइड में 0 है। तो ऐसी स्थिति में हम इस समीकरण को, पहले दो समीकरण को हम वज्र गुणन की विधि से हल ज्ञात कर सकते हैं। उसमें x, y, z का जो मान है किसी
किसी दूसरे राशि के पदों में उसको हम लिख सकते हैं, किसी दूसरे राशि के पदों में लिख सकते हैं। हम यहाँ पे वज्र गुणन की विधि द्वारा इसका मान हम पहले ज्ञात करेंगे, x, y और z का मान। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि हमको ये जानना होगा कि ये वज्र गुणन विधि क्या होता है, उससे हम समीकरणों को कैसे हल करते हैं, ये हमें जानना होगा। तो पहले हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ हल। एक बार प्रश्न को फिर हम उतार लेते हैं। 2x + y - 2z = 0, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। 7x + 6y - 9z = 0, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। x³ + y³ + z³ = 1728, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3, समीकरण नंबर 3। तो यहाँ पे हम पहले और दूसरे समीकरण को वज्र गुणन की विधि द्वारा हम हल कर सकते हैं। तो थोड़ा पहले हम जान लेते हैं कि वज्र गुणन विधि में हम किस प्रकार से हल ज्ञात करते हैं। तो ये समीकरण हम लेते हैं a1x + b1y + c1z = 0, a2x + b2y + c2z = 0। ये दो समीकरण हैं, इसको हम वज्र गुणन विधि द्वारा कैसे हल ज्ञात करेंगे, x, y, z का मान हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये देखिए, हम पहले x को लेते हैं, पहला चर x, हम x को लेते हैं, x अपान, यहाँ पे जब हम x को लेंगे तो हम x वाले पदों को छोड़ देंगे, इसको ड्रॉप कर देंगे, और हम ऐसे ये उसके बाद हम अगला वाला पद देखेंगे, ये इसमें हम ऐसे तिर्यक ऐसा लेंगे b1 और ये c2, इस तरीके से लेंगे b1 c2, फिर माइनस साइन लेंगे, फिर कैसे लेंगे b2 c1, इस तरीके से b1 c2। हमने क्या किया, x को ड्रॉप कर दिया, x को ड्रॉप कर दिया। अब x के लिए हमने x को ड्रॉप कर दिया। अब आगे का पद b1, उसका तिर्यक में कौन सा पद है, c2, फिर ये ऐसे हमको तिर्यक ऐसे लेना है b2 c1, b2 c1, b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y, इज इक्वल टू y। y के लिए हम किसको छोड़ेंगे, y को हम ड्रॉप कर देंगे। इसका आगे वाला पद क्या है, c1, इसका जो आगे वाला पद है ये c1, इसको हमें छोड़ना है। तो ये हमको ऐसे क्रॉस लेना है, ऐसे क्रॉस c1 a2, c1 a2 या a2 c1, a2 c1, फिर क्या लेंगे हम, माइनस साइन लेंगे, फिर ये ऐसे चलेंगे हम a1 c2। y के लिए y वाले पद को छोड़ दो, y के लिए y वाले पद को हम छोड़ देंगे, a1 c2, a1 c2 इज इक्वल टू z अपान, अब z के लिए हम क्या करेंगे, z वाले पदों को छोड़ देंगे, ये यहाँ से लेंगे a1 b2 ऐसे क्रॉस, फिर a2 b1, बीच में हमें क्या लेना है, माइनस साइन लेना है, a1 b2 माइनस a2 b1। और चूंकि ये तीनों आपस में बराबर है तो इसको हम किसी राशि
किसी राशि के बराबर हम मान लेते हैं। हम इसको किसके बराबर मान लेते हैं? k के बराबर, k के बराबर हम मान लेते हैं। तो इसको जब हम k के बराबर रखेंगे तो x का जो मान k के पदों में निकलेगा, x का मान किसके पदों में निकलेगा? k के पदों में निकलेगा। y का मान किसके पदों में निकलेगा? k के पदों में। ये तीनों आपस में बराबर है, उसको हमने इस सब के जगह पे क्या मान लिया? k मान लिया। और फिर z का जो मान वो भी किसके पदों में निकलेगा? k के पदों में निकलेगा। फिर हम क्या करेंगे? इन मानों को x y z के मानों को हम कहाँ पे रखेंगे? समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, उससे समीकरण 3 हमें k के पदों में प्राप्त होगा। किसके पदों में प्राप्त होगा? k के पदों में हमें प्राप्त होगा। समीकरण 3 k के पदों में प्राप्त होगा। k का मान ज्ञात करेंगे, उस मान को फिर यहाँ पे रखेंगे, उससे हमें x y z का मान ज्ञात हो जाएगा। तो ये अभी मैंने आपको बताया वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि से हम ये समीकरणों को, ये दो समीकरणों को हम कैसे हल करते हैं। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। इस तरीके से समीकरण रहेंगे, उसको हम कैसे हल करते हैं। वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। अब ये मेथड को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे। किसमें? समीकरण 1 और 2 में। यहाँ पे हम ये वज्र गुणन विधि को हम लगा के यहाँ पे x y z का मान k के पदों में ज्ञात करेंगे। समीकरण 1 और 2 को वज्र गुणन विधि से हल करने पर समीकरण समीकरण 1 और 2 को वज्र गुणन विधि से हल करने पर, वज्र गुणन विधि से हल करने पर ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। 2x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 0। 7x प्लस 6y माइनस 9z इज इक्वल टू 0। इन समीकरणों को हम वज्र गुणन विधि से हल कर सकते हैं। ये देखिए x अपान x के लिए हम क्या करेंगे? x वाले पदों को छोड़ेंगे, उसके आगे से लेंगे। यहाँ पे देखिए y का गुणांक कितना है? यहाँ पे y का गुणांक 1 है और यहाँ पे z का गुणांक कितना है? -9 है। इनके गुणांकों को ऐसे लेंगे, ये क्रॉस ऐसे चलेगा, ऐसा, फिर ये ऐसा चलेगा, बीच में हम माइनस साइन लगाएंगे इस तरीके से। तो ये हो जाएगा हमारा
1 इंटू -9, फिर ये माइनस साइन आ जाएगा, फिर ये ले लिए, फिर ऐसा लेंगे हम माइनस साइन लेंगे, 6 इंटू -2 इज इक्वल टू y अपान, ये देख लीजिए, इसको एक बार और चेक कर लीजिए, ये x को हम छोड़ेंगे, x वाले पदों को, ये ऐसा चलेगा 1 इंटू -9, इनके गुणांकों को लेना है हमें, x y z के गुणांकों को लेना है, 1 इंटू -9, फिर हम क्या लेंगे, माइनस साइन लेंगे, फिर ये हो जाएगा हमारा, ये ऐसा क्रॉस चलेगा, ये इस तरीके से ऐसा क्रॉस, ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा, तो 6 इंटू -2, 6 इंटू -2, y के लिए हम y वाले पदों को छोड़ देंगे, इसको छोड़ दिया y को, ये आगे का पद लेते हैं हम, ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऐसा, ये ऐसा क्रॉस लेंगे, ये ऐसा लेंगे, फिर माइनस, फिर ये ऐसा लेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा 7 इंटू -2 माइनस, और ये हो जाएगा हमारा माइनस 7 इंटू -2, और ये हो जाएगा 2 इंटू -9, 2 इंटू -9, 2 इंटू -9 इज इक्वल टू z अपान, अब z वाले पदों को छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, ऐसा लेंगे हम, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा क्रॉस, 2 इंटू 6 माइनस 7 इंटू 1, 2 इंटू 6 माइनस 7 इंटू 1। अब ये तीनों आपस में बराबर है, इसको हम किसके बराबर मान लेते हैं, k के बराबर मान लेते हैं, इसको हम k के बराबर मान लेते हैं, माना, तो ये हो जाएगा हमारा x अपान -9, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, ये 6 दूनी 12 हो जाएगा, y अपान -14 और माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 9 दूनी 18 इज इक्वल टू z अपान, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा -7, 7 एकम 7 इज इक्वल टू k। x अपान, अब ये 12 में से 9 घटेगा, 3 आएगा, इज इक्वल टू y अपान, ये 18 में से 14 घट जाएगा, 4 मिलेगा, इज इक्वल टू z अपान, 12 में 7 गया 5 इज इक्वल टू k। ये हो जाएगा हमारा, implies that x अपान 3 को हम k के बराबर रखेंगे, y अपान 4 को हम k के बराबर रखेंगे, z अपान 5 को हम k के बराबर रखेंगे, उससे हमको फिर x, y और z का मान k के पदों में प्राप्त होगा। किसके पदों में प्राप्त होगा, k के पदों में प्राप्त होगा। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 3k, y इक्वल टू 4k, z इक्वल टू 5k। इसको हम समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो मान है इसको हम कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, और वहाँ से फिर हमको k का मान प्राप्त होगा, वहाँ से हमें k का मान प्राप्त होगा, फिर उस मान को फिर हम यहीं पे रखेंगे समीकरण नंबर 4 में, तब जाके हमें इस समीकरण का हल प्राप्त हो जाएगा, x y z का मान प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए x y z का मान
एक्स वाई और जेड के इन मानों को एक्स वाई और जेड के इन मानों को समीकरण नंबर 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में हम इन मानों को रखते हैं। समीकरण 3 में जब इन मानों को हम रखते हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे x का मान 3k होल क्यूब प्लस y का मान 4k होल क्यूब, z का मान 5k होल क्यूब इज इक्वल टू, ये हो गया 1728। अब ये हो जाए इम्प्लाइज दैट 3 क्यूब 27 क्यूब 4 क्यूब 64 k क्यूब प्लस 5 क्यूब 125 k क्यूब इज इक्वल टू 1728। अब ये तीनों को आप जोड़िए, तीनों को हम जोड़ते हैं, तीनों को हम जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 216 क्यूब के क्यूब सब में है, ये हमारा समानपदी है, समानपदी को हम आपस में जोड़ सकते हैं लाइक टर्म्स। तो ये हो जाएगा हमारा 216 k क्यूब इज इक्वल टू 1728 216 k क्यूब बराबर 1728, इसलिए k क्यूब इज इक्वल टू 1728 बटा 216। जब हम 1728 को 216 से भाग करते हैं तो ये जाता है 8 बार में, ये 8 बार में भाग चले जाता है। तो ये हमें मिला k क्यूब इज इक्वल टू 8। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं k क्यूब इज इक्वल टू 2 क्यूब। ये यहाँ पे एक हम गणित की एक नियम लगाएंगे, एक गुणधर्म ये है कि जब दो राशि आपस में बराबर होती है, और उनका घात भी आपस में क्या है, समान है, तो उनका आधार भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है उस आधार पे, इसलिए k बराबर क्या हो जाएगा, 2। k बराबर 2 हो गया। अब इन मानों को हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। k के मान को समीकरण, इसको हम कंबाइन एक साथ ले लिए हैं, इसको पूरे को हम एक साथ समीकरण नंबर 4 में रख लिए हैं। k के मान को समीकरण नंबर 4 में रखने पर, k के मान को समीकरण नंबर 4 में रखने पर k के मान को समीकरण 4 में रखने पर k का मान को जब हम समीकरण नंबर 4 में रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे k का मान, k बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ है, k बराबर हमें 2 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे हम रखेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 3 दूनी 3 इंटू 2, 3 दूनी 6। इसी प्रकार से y बराबर k का मान अब जब हम रखेंगे 2 रखेंगे तो ये हमें मिलेगा 4 दूनी 8 और z इक्वल टू 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 8 and z इक्वल टू
10, ये समीकरण का हल होगा, ये समीकरण का हल होगा। और इन मानों को आप तीनों समीकरण में रख के आप उत्तर की जांच कर सकते हैं। ये मान को आप रख के देखिए, अगर तीनों समीकरण हमारा संतुष्ट हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो जैसा अभी मैंने बताया था कि जो मान प्राप्त हुआ है उसको हम समीकरणों में रख के हम उत्तर की जांच कर सकते हैं। समीकरण में रख दिए और समीकरण अगर संतुष्ट हो गया तो हम पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे कि हमारा उत्तर सही है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे, उदाहरण नहीं, ये प्रश्न का ही मैं बता रहा हूँ। ये जो पहला समीकरण था हमारा x³ 2x + y - 2z = 0, ये हमारा पहला समीकरण था। हमें x, y, z के मान जो प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुआ है x = 6, y = 8 और z = 10। ये हम रखते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड में। अगर लेफ्ट हैंड साइड, इधर राइट हैंड साइड में कितना है? 0 है। इधर भी 0 अगर आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो तीनों समीकरणों को संतुष्ट करना चाहिए। तो ये हो जाएगा 2 × 6 प्लस y का मान कितना है? 8 माइनस 2, z का मान 10, 6 दूनी 12, 8 10 दूनी 20, 12 8 20, 20 - 20 = 0। ये लेफ्ट हैंड साइड हमें 0 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से हमें तीनों समीकरणों को जांच लेना है और फिर हम पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे कि हमारा जो आंसर बिल्कुल सही है। अब अभी हम 3 चरों के विशेष युगपत समीकरण के अंतर्गत हम ऐसे प्रश्न ले रहे हैं जो कि ऐसे प्रश्नों को हल कर रहे हैं जिसमें जब 2 समीकरण एक घाती हो। 2 समीकरण क्या हो? एक घात वाला। 3 समीकरणों में से 2 समीकरण क्या होगा? एक घात वाला होगा। ऐसे प्रश्नों का हल हम अभी देख रहे हैं। अलग अलग प्रकार के होंगे। समीकरण जो होगा वो कुछ अलग अलग प्रकार का होगा। तो अलग अलग जगह पे हमें अलग अलग मेथड का इस्तेमाल करना है। अब मैं एक दूसरा सवाल ले रहा हूं। सीधा मैं हल लिख रहा हूं। ये प्रश्न और सीधा हल एक साथ हो जाएगा इसमें। 2x + 3y, प्रश्न में हम लिखेंगे हल कीजिए। प्रश्न आएगा हमारा हल कीजिए। 2x + 3y + z = 8, x + y + z = 0, x² + y² + z² = 38। ये हो गया नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ये हमारे पास 3 समीकरण हो गए। इसका हमें हल ज्ञात करना है। हल का तात्पर्य x, y, z के ऐसे मान जो इन समीकरणों को संतुष्ट करे, जैसे इधर 8 है तो इधर हम x, y, z के मान रखें तो इधर भी हमें कितना मिलना चाहिए? 8 मिलना चाहिए। इधर 0 है तो इधर मानों को रखने पे इधर हमें क्या मिलना चाहिए? 0 मिलना चाहिए। इधर 38 है तो यहाँ भी हमें 38 हमें प्राप्त होना चाहिए। यहाँ पे क्या है कि जो हमारा टॉपिक पहला है, जब 2 समीकरण एक घाती हो,
दो समीकरण एक घाती हो। पहले समीकरण और दूसरे समीकरण को हम देखते एक घाती हैं ये, x की घात 1, y की घात 1, z की घात 1, x की घात 1, y की घात 1, z की घात 1, ये एक घाती है। और हमारा जो तीसरा समीकरण है वो एक घाती नहीं है। यहाँ पे हम वज्र गुणन विधि का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें बराबर जीरो नहीं है। जैसे पहला सवाल में हमने देखा था कि जब इसमें जीरो था, पहले और दूसरे समीकरण में क्या था, जीरो था, तो वहाँ पे हमने वज्र गुणन विधि का इस्तेमाल किया था। लेकिन यहाँ पे हम वज्र गुणन विधि का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि दो चरों का मान हम तीसरे चर के पद में ज्ञात करेंगे। तीसरे चर के पद में ज्ञात करेंगे। दो चरों का मान को हम तीसरे चर के पद में ज्ञात करेंगे। फिर उन मानों को हम कहाँ पे रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। अब कैसे, देखिए दो चरों का मान को हम पहले किसको लेंगे, समीकरण 1 और 2 को लेंगे। यही, अच्छा ये देखिए समीकरण 1 और 2 से हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने x का मान को y के पदों में ले आया, x का मान को हमने किसके पदों में ले आया, y के पदों में। उसी प्रकार हम z को भी किसके पदों में लिखेंगे, y के पदों में लिखेंगे। z को भी हम किसके पदों में लिखेंगे, y को। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम क्या करते हैं, ये देखो अगर मैं इसमें से इसको घटाऊं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दूं, तो ये z और z क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारे पास क्या क्या बचेगा, हमारे पास x और y वाले पद बचेंगे, x और y वाले पद बचेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, क्यों घटा रहे हैं, ताकि ये z हट जाए, z वहाँ से निकल जाए और हमको समीकरण किसके रूप में प्राप्त हो, x और y के रूप में। ये देखिए 2x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल टू 8, x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 0। ये घटाएंगे तो इसका चिन्ह बदलेगा, घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा यहाँ पे। तो ये देखिए घटाने के लिए यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, ये माइनस, ये क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये 2x में से x घटेगा, क्या बचेगा, x। 3y में से y घटेगा, 3y में से 1y घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2y। और ये प्लस का z है और ये माइनस का z में से z घटेगा, क्या मिलेगा, 0। इसको हम काट देते हैं इस तरीके से, ये इज इक्वल टू ये माइनस 8 माइनस 0 8। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, x इज इक्वल टू 8 माइनस 2y। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। ये यहाँ पे अभी हमने देखा, हमने क्या किया, x को हमने किसके पदों में लिखा, y के पदों में लिखा। x को हमने किसके पदों में लिखा, y के पदों में लिखा। अब उसी प्रकार से हम फिर z को भी हम y के पदों में लिखेंगे। z को हम किसके पदों में लिखेंगे, y के पदों में लिखेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब z को हम y के पदों में लिखेंगे तो हमें z को हम y के पदों में लिखेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक हटाना पड़ेगा, x को हटाना पड़ेगा। x को हम हटाएंगे, x को हटा देंगे। x को हम कैसे हटाएं, x को हम कैसे हटाएं, देखिए अब हम लेते हैं समीकरण 2 लेते हैं,
हम समीकरण 2 लेते हैं। समीकरण 2 से ये है हमारा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। अभी हमने x को किसके पदों में लिखा? y के पदों में लिखा। अब हम z को भी किसके पदों में लिखेंगे? y के पदों में लिखेंगे। z को y के पदों में लिखेंगे तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम x का मान रख देते हैं। ये यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा x का मान हम यहाँ पे रख देंगे, या इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं पहले, z इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई, ऐसा लिख दिए पहले हम, सीधा मान ना रख के हम पहले इसको इस तरीके से लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, x का मान ये है हमारा 8 माइनस 2y, ये मान हम यहाँ पे रख देंगे। तो ये z भी हमें किसके पदों में प्राप्त होगा? y के पदों में प्राप्त होगा। x का मान रखने पर ये हो जाएगा z इक्वल टू माइनस x का मान हमारा ये है 8 माइनस 2y माइनस y implies that z इक्वल टू, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का गुणा हो जाएगा, माइनस 8 माइनस इंटू माइनस प्लस 2y माइनस y, माइनस 8 प्लस 2y माइनस y, और ये हो जाएगा हमारा implies that z इक्वल टू 2y में से y घटा y माइनस 8, ये होगा हमारा समीकरण नंबर 5, y माइनस 8। इसको हम यहाँ पे अलग से नोट करके रख लेते हैं। इसको हमारा समीकरण नंबर 4 है x इक्वल टू 8 माइनस 2y, ये 4 नंबर है। 5 नंबर हमारा है z इक्वल टू y माइनस 8, ये हमारा इक्वेशन नंबर 5 है। तो इसमें हमको यही काम करना है कि दो चरों का मान को तीसरे चर के पदों में लिखना है। दो चरों के मान को हमें क्या करना है? तीसरे चर के पदों में लिखना है। तो हमने क्या किया, x और z के मान को हमने किसके पदों में लिखा? y के पदों में लिखा। किसके पदों में लिखा? y के पदों में लिखा। x इक्वल टू 8 माइनस 2y, z इक्वल टू y माइनस 8। अब हम क्या करेंगे, इन मानों को हम कहाँ पे रखेंगे? इन मानों को x और z के मान को हम कहाँ पे रखेंगे? समीकरण नंबर, इन मानों को हम कहाँ पे रखेंगे? समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे? 3 में। इन दोनों से निकाला है ना हमने, यहाँ पे रखेंगे 3 में। उससे क्या होगा, ये पूरा समीकरण, ये वाला पद किस में चले जाएगा? y में बदल जाएगा। ये भी किस में चेंज होगा? y में। तो ये पूरा समीकरण y के पदों में हमें प्राप्त हो जाएगा। ये पूरा समीकरण किसके पदों में प्राप्त होगा? y के पदों में प्राप्त होगा। फिर उसको हम हल कर सकते हैं। एक चर हो जाएगा, फिर हम समीकरण को हल कर सकते हैं। ऐसा इसका ये तरीका है। पहले सवाल में हमने देखा था कि ये दोनों यहाँ पे 0 0 था, तो हम उसको वज्र गुणन विधि से हमने हल कर लिया था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो हम इसमें क्या करते हैं, दो राशियों को हम तीसरे राशि के पदों में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। फिर उस मान को हम तीसरे समीकरण में रख देते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 4 और 5 से x और z का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर x और z का मान समीकरण 3 में रखने पर ये देखिए, x का मान हमारा क्या है? x का मान हमारा 8 माइनस 2y, ये रख देते हैं यहाँ पे 8 माइनस 2y
होल स्क्वायर वाई वाई ही रहेगा जेड का मान y माइनस 8 यहाँ पे हम रख देते हैं y माइनस 8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 38 इम्प्लाइज दैट। अब इसको हम a माइनस बी होल स्क्वायर से इसको प्रसार कर देंगे, a स्क्वायर मतलब 64, ये हो जाएगा प्लस 4y स्क्वायर a वर्ग धन b वर्ग ऋण 2ab, 8 दूनी 16 दूनी 32, तो ये हो जाएगा माइनस 32y प्लस वाई स्क्वायर प्लस इसको भी उसी तरीके से वाई स्क्वायर प्लस 16 वाई वर्ग धन 16, सॉरी यहाँ पे कितना जाएगा 64, 8 का वर्ग 64 आएगा, 8 दूनी 16 ऋण 16 वाई बराबर 38, ये 64 प्लस 4y स्क्वायर माइनस 32y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16y इज इक्वल टू 38। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा, देखिए समान पदी 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4 1 5 और 1 6, 4y वर्ग 1y वर्ग 1y वर्ग, ये हो गया 6y स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट 6y स्क्वायर। अब ये देखिए यहाँ पे ये 32y है माइनस का, माइनस 32y और ये 16y, 32 और ये 16 कितना हो जाएगा 32 और 10 42, 42 और 6 48, माइनस 48 वाई, और ये हो जाएगा हमारा 64 और ये 64 धन 64 128 इज इक्वल टू 38। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 6y स्क्वायर माइनस 48y प्लस 128 माइनस 38 इक्वल टू 0। इसको पक्षांतर कर दिए 38 को 38 को 48y, ये हो जाएगा 138 में से 38 घटा, ये हमें मिलेगा प्लस 90 इज इक्वल टू 0। ये हमें क्या प्राप्त हो गया, अब द्विघात समीकरण हो गया। यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं, 6 कॉमन निकल जाएगा, देखिए 6 48 15 6 के 90, 6 कॉमन निकल जाएगा, इम्प्लाइज दैट 6 कॉमन y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 15 इज इक्वल टू 0, और ये जो 6 इधर आ जाएगा 0/6 हो जाएगा, implies that y square minus 8y plus 15 is equal to 0, y square minus 8y plus 15 equal to 0। ये हमारा द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हो गया है। अब इसको हम मध्य पद को तोड़ के इसको हम हल करेंगे। तो मध्य पद में कितना है 8 है, और ये पहले पद और अंतिम पद का गुणनफल कितना है 1 और ये 15 हो जाएगा, 1 गुणा 15 हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से तोड़ते हैं कि जोड़ या घटा के हमें माइनस का 8 मिले, लेकिन उसका जो गुणनफल है पहले और अंतिम पद के गुणनफल कितना है 15 है प्लस 15 है, उसके बराबर मिले। तो इसको हम लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 5y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा यहाँ से हम जैसे हम हल करते हैं द्विघात समीकरण को, उस प्रकार से इसको हम हल कर रहे हैं। पहले दो का समूह में से हम उभयनिष्ठ निकालेंगे। पहले से क्या उभयनिष्ठ निकलेगा y माइनस 3 प्लस अगले में से तो अगले 2 पदों में से -5 कॉमन निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 0।
तो ये हो जाएगा। फिर इम्प्लाइज दैट इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, इन दोनों में से कॉमन निकलेगा y-3 कॉमन निकलेगा, y-3 कॉमन, यहाँ पे क्या बचा y, यहाँ पे -5 इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 3 या y इक्वल टू 5, 3 और 5, 3 या 5, इन मानों को हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 4 और 5 में रखेंगे। हम पहले लेके चलते हैं। ये देखिए, एक तरफ हम ले लेते हैं y इक्वल टू 3 और एक तरफ हम ले लेते हैं y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 लेके चलते हैं। 3 से और 5 से 2 मान प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पे हम रखेंगे x इक्वल टू 3 रखेंगे, 8 माइनस यहाँ पे 3 रखोगे, 3 दूनी 6, 8 में 6 गया 2, और यहाँ पे z इक्वल टू y का मान 3 माइनस 8, तो ये हो जाएगा z इक्वल टू -5। तो ये इसको हम एक सीक्वेंस में लिखते हैं, पहले x का मान, फिर y का मान, फिर z का मान। तो हमें ये मिल जाएगा, पहला x का मान x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 और z इक्वल टू -5। अब ये उसी प्रकार से ये हमें प्राप्त हो जाएगा। y इक्वल टू 5 लेते हैं तो x इक्वल टू 8 माइनस 2 पंचे 10, 2 गुणा 5, ये हो जाएगा 8 माइनस 10 माइनस 2, x इक्वल टू -2, z इक्वल टू y का मान 5 माइनस 8, z इक्वल टू -3, x इक्वल टू -2 और z इक्वल टू -3। और ये इसको हम थोड़ा क्रम से अगर लिखें जमा के, तो ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू x इक्वल -2, y इज इक्वल टू 5, z इक्वल टू -3, x इक्वल टू -2, y इक्वल टू 5, z इक्वल टू -3। पहला सेट हमारा क्या है, ये पहला सेट हमारा, ये x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, z इक्वल टू -5, ये समीकरण का हल हुआ। तो हमें समीकरणों के जो विभिन्न प्रकार होते हैं उसके आधार पे हमें उसको उस तरीके से सॉल्व करना होता है। हर स्थिति में अलग अलग मेथड्स है, उसको हमें अपनाना पड़ता है। तो इसी के साथ आज का ये क्लास समाप्त होता है। आप सभी को धन्यवाद।